हेलो, चलो यहां से देखना हमारे पास एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl पहला ये हम तो दो, चलो इससे पहले थोड़ा सा देखेंगे हमारे पास NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास सबसे पहला करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl का हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में अगर हमने पढ़ा था डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या था कि हमारे पास कम से कम पोटेंशियल जिसके लिए रिक्वायर्ड होगा डिस्चार्ज के लिए, वो सबसे पहले क्या होगा, डिस्चार्ज। मगर हमने वो देखा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। अब यहां से देखेंगे हमारे पास मोल्टेन NaCl ले रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये मोल्टेन करने का मतलब मेल्ट करवा, NaCl को मेल्ट करवा दिया लिक्विड फेज में हमारे पास। और लिक्विड फेज में है तो हमारे पास केमिकल स्पीसीज क्या होगा, हमारे पास केमिकल स्पीसीज कौन कौन से केमिकल स्पीसीज हमारे पास देखने को मिलेगा। हमारे पास जब मेल्ट होगा तो ये क्या होगा, Na+ और Cl- में, यही दो होगा हमारे पास। अब यहां से देखेंगे कि जब हमारे पास एनोड की बात करेंगे तो एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, और रिडक्शन कौन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। यहां पे हमारे पास एनोड, या तो बोल सकते हैं एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, और या तो देख सकते हो यहां पे मिनिमम ऑक्सीडेशन है, यही अपने आप को बढ़ा सकता है, ऑक्सीडाइज यही कर सकता है। सोडियम प्लस में, सोडियम 2+ कभी सुने हो, 3+ सुने हो, नहीं। तो यहां पे हमारे पास एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास क्लोरीन आयन का, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। हमारे पास दूसरा कैथोड पे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन देखने को मिलेगा। रिडक्शन किसका होगा, सोडियम का, कैटायंस कैथोड पे अप्रोच करेगा, तो हमारे पास सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और ये बना लेगा सोडियम सॉलिड। जब रिएक्शंस हमारे पास एनोड और कैथोड को पता चल गया तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम नेट रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आना चाहिए। तो क्या इस रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास देखो हमारे पास क्या है, Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, ये हमारे पास मतलब कुछ नहीं, NaCl एक्वस हो गया। ये अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन गैस हमारे पास फॉर्म होगा, और क्या होगा, सोडियम फॉर्म होगा। क्लोरीन गैस कहां पे फॉर्म होगा, एनोड पे, सोडियम कहां पे फॉर्म होगा, कैथोड पे। क्लियर, और कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम, अच्छा सॉरी, यहां पे 2 सोडियम और यहां पे 2 सोडियम, और यहां पे हमारे पास 2 क्लोरीन। ये ऐसा, इसको सुधार देते हैं, हमारे पास 2 Cl- एक्वस। चलें, अब इधर देखना हमारे पास जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अब एक्वस NaCl का, एक्वस कहने का मतलब पानी, तो इस केस में हमारे पास केमिकल स्पीसीज, अगर हमारे पास केमिकल स्पीसीज कौन कौन सा होगा, अरे जब मोल्टेन था तो Na+ और Cl-, अगर हमारे पास जब एक्वस होगा तो कौन कौन होगा, Na+ और Cl-, NaCl साथ में नहीं बोलेंगे, Na+ और Cl-, और क्या होगा, वाटर। क्लियर, अब हमारे पास यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। यहां से अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास एनोड पे, तो एनोड पे होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका किसका पॉसिबल है, क्लोरीन और वाटर का। तो क्लोरीन का हमारे पास जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये चेंज होगा हमारे पास Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन, मगर जब अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास ये फॉर्म करेगा H+, 2H+, प्लस हमारे पास हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब
यहां से हमारे पास इस पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद पता करेंगे कि कौन सा रिएक्शंस होगा। दूसरा हमारे पास कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा सोडियम, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बनाएगा? सोडियम सॉलिड, Na हमारे पास सॉलिड। और दूसरा क्या है कॉम्पिटिटर? वाटर। वाटर भी हमारे पास रिड्यूस हो सकता है, तो वाटर अगर रिड्यूस होगा तो वाटर रिड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स खाएगा। अगर ये वाटर इलेक्ट्रॉन्स खाएगा तो बनाता है 2OH माइनस और हमारे पास फॉर्म करेगा H2 गैस। 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 4 हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास 2 2 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, बैलेंस है। अब यहां से देखो हमारे पास बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल होगा और रिडक्शन किसका पॉसिबल होगा। अब यहां से बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, जिसका ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वाटर का एज कंपेयर टू Cl माइनस का। देखोगे अगर तुम्हारे पास लिखे होगे तो उसमें दिखेगा कि अगर वो जो तुम टेबल लिखे हो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे लिखे हो, तो उसी को बस क्या करना है? उल्टा कर देना। तो उल्टा कर दोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हमारे पास वाटर का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा और क्लोरीन का कम। रिडक्शन से लिखे थे, गौर देखना, वाटर ऊपर होगा और क्लोरीन नीचे होगा, वो रिडक्शन पोटेंशियल नीचे बढ़ता था, मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। ऊपर जैसे सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर तुम्हारे पास वाटर दिखेगा, क्लोरीन नीचे दिखेगा। दूसरा बात यहां पे करते हैं, यहां पे जो बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो अब यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? हमारे पास सोडियम प्लस और हमारे पास वाटर के कंपैरिजन में। देख के बताओ, जब कॉपी खोल लिए तो देख के बताओ अमन बाबू, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, सोडियम का या वाटर का? सोडियम का कितना है? वाटर का कितना है? वाटर का कितना है? 0 नहीं, हाइड्रोजन का। वाटर का कितना है? -0. एक जन बोलना, -8 वोल्ट। सोडियम का कितना है? Ag का बता रहे हो या सोडियम का बता रहे हो? 7 वोल्ट। तो ये हमारे पास देखो, ये वाटर का हमारे पास, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये हमारे पास नहीं, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं था ना। एक मिनट, तुम फिर से एक बार चेक करना तो जो लिखे हो। माइनस में दोनों। एक बार मॉडल देना तो। सोडियम का आएगा -2.71 हमारे पास, और वाटर का जो आएगा H2O तुम्हारे में दिया हुआ है, हाँ, माइनस हमारे पास 0.83। लो अब देखो हमारे पास जो जितना नेगेटिव होगा उतना नंबर छोटा, जो जितना ज्यादा हमारे पास होगा, जितना कम नेगेटिव होगा वो नंबर बड़ा। तो ये बड़ा है और ये छोटा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वाटर का एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहां पे हमारे पास रिड्यूस कौन होगा? रिड्यूस कौन होगा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था? वाटर का, तो वाटर रिड्यूस होगा। क्लियर? अब यहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वाटर का, तो वाटर नहीं होता, क्लोरीन हो जाएगा। अब ऐसा क्लोरीन क्यों होता है वो थोड़ा सा समझेंगे। हमने लास्ट क्लास ये नहीं बताया था लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं, सुनो अब यहां से। हमने बोला था, ये हमको क्या लग रहा बताए हैं, अगर एक हम है और एक जापानीज सुमो, एग्जाम्पल नहीं दिए थे? दिए थे तो फिर, और बोले थे कि पता करके आना ऐसा क्यों होता है। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो अगर वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, मगर हो किसका रहा है? क्लोरीन का। तो ये पूछे थे कि क्लास में करके आना। तो ऐसा इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम बोल रहे थे कि जापानीज सुमो और एक हम है, तो जापानीज सुमो को भूख ज्यादा लगी है और हमको कम लगा हुआ है, तो मतलब उसको खाने की ज्यादा टेंडेंसी है। सेम वहीं पे ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा हुआ? वाटर का, क्लोरीन का कम।
मगर हम वाटर को क्या माने, सुमो, क्लोरीन हम है। तो अगर हमारे पास या एक जगह से दूसरी अगर जगह जाना है, खाना दूसरे टेबल पे लगा हुआ है, तो अगर जाना है तो हम जल्दी मूव कर पाएंगे, वो कम मूव कर पाएगा। तो वाटर का जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है ना, वो काइनेटिकली बहुत स्लो प्रोसेस होता है। काइनेटिकली मतलब वो जल्दी अपने आप से होना नहीं चाहेगा, उसको होने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए। जैसे सुमो को हम उठाएंगे उसको उठा के लेके जाएंगे, तब वो हमसे ज्यादा खाना खाएगा, बात समझ। मगर उठा के लेके जाने में हमको एनर्जी खपत होगा, तो जितना हमको एनर्जी खपत होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, उससे कहीं ज्यादा उसको खपत होगा सुमो को उठा के लेके जाने में। अगर उसको ज्यादा खपत होगा मतलब उसको जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, भूख उसको ज्यादा लगा, हमको नहीं लगा हुआ है। उसी तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वाटर का है, क्लोरीन का नहीं है। मगर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, क्लोरीन, वाटर नहीं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। या ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा जरूरत होता है। अगर ज्यादा जरूरत होगा तो उतने पोटेंशियल में उसका काम नहीं बनेगा, उसकी की जगह पे कौन सा हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन। अब ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा उसी को बोलते हैं बबल पोटेंशियल। कि और ये वाटर के केस में होगा, सबके केस में नहीं होगा। तो वाटर का केस में क्यों होगा, क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज जो होता है वो स्लो होता है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस है तो उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, और एक्स्ट्रा अगर पोटेंशियल चाहिए तो फिर वो जल्दी नहीं होगा। तो यहां पे हमारे पास जो रिएक्शंस अगर लिखना चाहेंगे, इस केस के लिए हमारे पास रिएक्शंस लिखना चाहेंगे तो एनोड में क्या होगा, क्लोरीन होगा, तो ये हमारे पास 2Cl माइनस, हमारे पास यहां पे कौन होगा, वाटर 2H2O, क्लियर। यहां से हमारे पास क्या फॉर्म होगा, 2Cl2 क्लोरीन प्लस हमारे पास यहां पे 2OH माइनस प्लस हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अब गौर से देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा टाइम के साथ, अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, अरे टाइम के साथ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है या प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है ना, तो ये कंज्यूम होगा और ये फॉर्म होगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, और टाइम के साथ अगर बढ़ेगा तो पीएच में क्या चेंजेस आएगा, पीएच बढ़ेगा। और जितना ज्यादा पीएच होता है उतना ज्यादा बेसिक होगा ना, जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा एसिड। तो OH माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ या एसिड, बेसिक। तो जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो पीएच का वैल्यू। दूसरा, क्लोरीन गैस ये फॉर्म हो रहा है, ये किससे बना रहे हो, एक्वस NaCl से। क्या समुद्र में एक्वस NaCl हमारे पास अच्छा खासा है, तो हमारे पास जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उससे क्लोरीन गैस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया। तो दो चीज क्या क्या कि सोडियम, अगर हमारे पास एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करते चला जाएगा। क्लोरीन गैस हमारे पास फॉर्म होगा हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोड्स में, हमारे पास एनोड में। हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रॉन में फॉर्म होगा, कैथोड में। और इस हमारे पास एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन हमारे पास कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कॉमर्शियली इसलिए वजह से कि जो समुद्र का पानी बहुत कीमती तो है नहीं, सस्ता है, तो सस्ता है तो बस करंट पास करना है, और हमारे पास क्लोरीन गैस मिल गया। लिख लीजिए, जब मोल्टेन की बात करें तो उसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, मगर जब बात करें एक्वस वाले में तो उसमें कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन आ गया तो जिसका हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। तो यहां से हमारे पास दो तीन बातें लिखेंगे, वो ये रिएक्शंस के बाद लिखते रहना। सबसे पहला हमारे पास एक पॉइंट्स लिखेंगे, बबल पोटेंशियल। बबल पोटेंशियल, बबल पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन, अच्छा ऑक्सीडेशन
of water is kinetically slow process. So it required extra potential to get oxidized, and this extra potential is known as bubble potential. और यहाँ पे दो बार यहाँ पे भी तो लिखना पड़ जाएगा. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन gas are formed at cathode and anode respectively. दूसरा हमारे पास pH of solution is increases with इलेक्ट्रोलिसिस. तीसरा Cl2 गैस इज कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर in Cl2 gas is commercially manufactured by this process. देख लीजिए. हमने कुछ बोला था क्वेश्चंस बनाने के लिए, याद है? तो लास्ट दिन तुम्हारा क्लास लग गया था, तो एक दिन और ले लो. कल तुम्हारा वीक ऑफ होगा, उसके बाद मैं नोट डाउन करूंगा कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चंस बनाए. उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में मिलेंगे और फिर देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. क्या बोलो, फिर से बोलो. सेल कहाँ? तो बात है कि हमसे पूछेगा तब ना, दिखेगा तब ना. अब हॉस्पिटल का काम हो गया है? फिर बुलाया है? हो गया ना? क्या निकला? कुछ निकला? इन्फेक्शन था. ठीक. किसी के पास पेन खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे रख दिया करो. तो दिखो, कल तो नहीं, परसों. कल तो वीक ऑफ है हमारा, तो परसों. और ऐसे भी जो क्वेश्चंस होगा, अगर वो कैसे होगा तो फॉरवर्ड कर देना, बता देंगे. बात है कि इतना सामने रहते तो दिखते नहीं हो. जब दिखोगे तब भी तो पता करेंगे ना कि क्या प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है, कौन क्वेश्चंस में नहीं बनेगा. तो बना रही है वाली के सॉल्यूशन.
जो नहीं बना तो पूछी काहे नहीं? अभी 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 2-3 दिन का बात कर रहे हैं। क्यों? फिर जाना है? फिर जाएगी? ट्राई करो जितना कम से कम हो सके। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं जाओ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, पानी में ही है, उसके अलावा तुम्हें नहीं पढ़ना है। अगर है भी तो इतना ही, बस एक ही पानी की वजह। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट्स लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। जैसे देखो, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सबसे पहला जो होता है सल्फेट से ज़्यादा, ये किसका ट्रेंड है? ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। सल्फेट से ज़्यादा होता है नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उससे ज़्यादा होता है हमारे पास क्लोरीन का, उससे ज़्यादा होता है वाटर का, उससे ज़्यादा होगा ब्रोमीन का, ब्रोमाइड आयन का, और उससे ज़्यादा होगा आयोडाइड आयन का। मगर जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको फॉलो नहीं किया, बबल पोटेंशियल आ गया, तो उसके कारण से हमारे पास अब देखेंगे क्या? टेंडेंसी। तो टेंडेंसी हमारे पास क्या हो जाएगा? अब जब टेंडेंसी देखेंगे तो हमारे पास देखने को क्या मिलेगा कि अब सल्फेट अभी भी सबसे कम होगा, उसके बाद हमारे पास नाइट्रेट आ जाएगा NO3-, उसके बाद आ जाएगा वाटर, और उससे ज़्यादा क्या होगा? क्लोरीन। तो भले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज़्यादा है, मगर टेंडेंसी ज़्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। और बाकी बात इधर नॉर्मल रहेगा, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर तुम सिर्फ क्लोरीन और वाटर का ही लिख लो तो तब भी चल जाएगा, बस वो रिलेटिव लिखने के लिए थोड़ा सा रहेगा। अरे जल्दी करो। हो गया? चलिए, नेक्स्ट अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस वेरी डाइल्यूट। हमारे पास वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl। अब जब वेरी डाइल्यूट एक्वस NaCl करेंगे तो हमारे पास वेरी डाइल्यूट करने का मतलब क्या है? NaCl का अमाउंट तो क्या बोल रहे थे? वाटर ज़्यादा रहेगा और NaCl क्या होगा? बहुत कम। तो जनरली हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट के बेसिस पे, तो ऐसा बोलेंगे NaCl का अमाउंट बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो यहाँ पे हमारे पास फिर से अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास केमिकल स्पीसीज अगर कौन कौन सा होगा, तो सेम ही होगा जैसे हम लोग एक्वस NaCl की बात कर रहे थे। हमारे पास क्या होगा? Na+ और Cl- और हमारे पास वाटर। बस है यहाँ पे क्या अंतर कि इनका हमारे पास जो अमाउंट होगा वेरी वेरी लेस अमाउंट होगा। क्लियर? अब यहां से देखो, वही सेम प्रोसेस अगर हम बात करेंगे कैथोड पे। अच्छा, यहां पे अगर हमारे पास हाँ, अगर ये आ जाए तो बेहतर है।
कॉपी। क्या है इतना घूम रहे हो यार, आराम से रहो। हाँ चलो यहाँ से देखना, सेम चीज हमारे पास क्या हुआ, कैथोड में हमारे केमिकल स्पीसीज यही रहेगा। अच्छा दो बार तो हो गया, ये लिख चुके थे ना, इसको कट। केमिकल स्पीसीज बस Na और Cl का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम, मगर रिएक्शन तो वही सेम सेम लिखेंगे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, वाटर का, Cl का कम, रिडक्शन में हमारे पास वाटर का ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या था कि बबल पोटेंशियल हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा था, और बबल पोटेंशियल के कारण हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्लोरीन का हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब क्या है कि इसका अमाउंट ही बहुत कम है, और जब अमाउंट बहुत कम है तो एक्चुअली में क्या देखने को मिलेगा कि वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा, H2O ही ऑक्सीडाइज होगा और H2O ही रिड्यूस होगा। तो इस केस में हमारे पास ये होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो समझो, हमारे पास डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्यों होता है, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, प्योर वाटर का पॉसिबल नहीं होता, कोई बता सकता है? कंसंट्रेशन, ना ना कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट बहुत अच्छे, पानी प्योर पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अगर जब पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से पॉसिबल है? तो उसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। अब थोड़ा सा अमाउंट कुछ भी डाल देंगे, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करेगा, और उस केस में क्या होगा, वाटर ही ऑक्सीडाइज होगा और वाटर ही रिड्यूस होगा। तो अगर कुछ भी केस करके हम छोटा सा इम्प्योरिटी अगर ऐड कर देंगे पानी में, तो पानी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइज होगा। अगर हमारे पास प्योर पानी लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स या NaCl या कुछ और भी डाल सकते हैं, बस उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो रिएक्शंस देखने को मिलेगा, गौर से देखना, यहाँ पे वाटर है, 3 वाटर आ जाएगा, मगर यहाँ पे H प्लस और OH माइनस क्या बनाएगा, वाटर। 2H प्लस 2OH माइनस क्या बना लेगा, वाटर, 2 वाटर, और यहाँ पे 3 वाटर, तो 1 वाटर बचेगा। तो यहाँ पे जो हमें रिएक्शंस देखने को मिलेगा, रिएक्शंस देखने को मिलेगा वो क्या होगा, H2O से चेंज होगा हमारे पास H2 प्लस हाफ O2। क्या बात समझ में आया? सिंस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या प्योर वाटर इज नॉट पॉसिबल, so we add very few amount of electrolyte just to conduct electricity and electrolysis of water will occur क्या बात समझ में आ गया? ये ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो सके, और प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता।
हो गया। अब देखो हमारे पास अभी तक क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे NaCl का। पहला हमने देखा मोल्टेन का, फिर हमने देखा एक्वस का, फिर देखा वेरी डाइल्यूट एक्वस का। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्वस NaCl यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास। हमारे पास मरकरी इलेक्ट्रोड है। अब यहां से देखो मरकरी इलेक्ट्रोड्स में हमारे पास क्या होगा, यहां पे हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, वाटर का, तो रिडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहां पे क्या है, हम लोग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करें। कभी सुने अमलगम का नाम? अमलगम क्या होता है? तो अभी तो बताएं तो अभी तो पूछ रहे हैं, तो फिर बताओ अमलगम क्या होता है। अलॉय सुने हो? अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स को मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग के बाद जो हमारे पास फॉर्म होगा वो अलॉय होगा, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होता। तो अलॉय हमारे पास जब अगर एक अलॉय में अगर उसमें हमारे पास एक मरकरी रहे तो उसको बोलते हैं अमलगम। अब यहाँ पे सोडियम अमलगम बोलेंगे, जिंक अमलगम बोलेंगे, मतलब सोडियम अमलगम बोल रहे, सोडियम और मरकरी का हमारे पास अलॉय होगा। जिंक अमलगम बोल रहे हैं तो जिंक और हम मरकरी का होगा हमारे पास। अब यहां से देखो हमारे पास जब यूज करेंगे Hg का और हमारे पास यहाँ पे सोडियम होगा, तो सोडियम जब डिपॉजिट होगा तो ये Hg के साथ होगा और ये बना लेगा हमारे पास सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम बनाएगा। अब देखो ये रिएक्शन, तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, इसका कम है, मगर दोनों रिएक्शंस यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास अमलगम फॉर्म होता है, इस वजह से ये प्रोसेस फॉलो होगा। मगर रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा? वाटर का। वाटर का ज्यादा मतलब ये रिएक्शन ज्यादा होगा, ये रिएक्शंस कम होगा, मगर रिएक्शंस दोनों पॉसिबल होगा। क्लियर? मगर सवाल अगर ये पूछे कि कौन सा आयन हमारे पास कैथोड पे रिड्यूस होता है तो क्या लिखेंगे? सोडियम प्लस। क्लियर? सोडियम प्लस। अगर ये कभी पूछा, क्योंकि ये सवाल पूछे किसी में था कि हमारे पास अगर NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड तो कौन सा आयन हमारे पास रिड्यूस होगा? Na+। तो रिएक्शन ये भी पॉसिबल होगा, मगर यहां पे जितना अमाउंट हमारे पास रिड्यूस होगा उससे कहीं ज्यादा वाटर रिड्यूस होता है। तो ये रिएक्शंस होगा और ये भी रिएक्शंस होगा, मगर ये क्या होगा? लेस अमाउंट हमारे पास में होगा, लेस अमाउंट, और ये होगा हाई अमाउंट में। रिएक्शन दोनों पॉसिबल होगा, इसमें सोडियम अमलगम फॉर्म होता है, मगर क्या होगा कि ये भी रिएक्शंस होगा, ये भी रिएक्शंस होगा, मगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास ज्यादा वाटर का है तो इसका हाई होगा और उसका लो या लेस, और कुछ नहीं। तो गौर से देखोगे इसमें कोई चेंजेस नहीं, जो एक्वस NaCl लिखे थे सेम उसी जैसा हो रहा है, बस अमलगम यूज किए, सोडियम अमलगम हमारे पास फॉर्म हो रहा है, सॉरी मरकरी यूज कर रहे थे इसलिए सोडियम अमलगम फॉर्म हो रहा था। तो सीधा सिंपली आपको क्या करना, किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करना हो, सीधा सिंपली देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसको रिड्यूस करोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, अगर एक से ज्यादा हमारे पास केमिकल स्पीसीज रहा तो। चोट कहाँ पे लगा था, गिरा था तो? पैर में।
हाथ पैर में तो नहीं लगा होगा, तो क्वेश्चंस तो बनाया होगा, क्वेश्चंस तो बनाया होगा। कितने क्वेश्चन? 4, 1, 5, एक भी नहीं। 15-20 बहुत काम कर दिया होगा, हाथ गोड़ तो टूट गया होगा। कैसे अब कहाँ होगा तुम्हारा जिंदगी? इतना मेहनत कर दोगे तो फिर धरती आसमान एक हो गया तुम्हारा। हाँ, 20 क्वेश्चन, 15 बोल रहा, हम 20 मान रहे हैं, 20 क्वेश्चन बना दिया। हाँ, कैसे होगा? क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाइए। स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग? शर्म करो फिर। फर्स्ट हाफ में दिखो, अगर घर में बैठ के पढ़ सकते तो पढ़ो, अगर नहीं बैठ सकते तो फिर यहाँ दिखो और क्वेश्चंस पूछो जो ना बने। अचानक एक दिन कहोगे कि सर ये क्वेश्चन, ये टॉपिक थोड़ा सा समझ ही नहीं आया, तो फिर उस समय बहुत कुछ समझने का रहेगा ना। जिस समय जो क्लियर हो सकता है वो क्लियर करो। लिख लिए? चलो नेक्स्ट अब हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और दूसरा है डाइल्यूटेड H2SO4। क्लियर? तो अगर यहां से लिख सकते हो कौन कौन सा स्पीसीज है, उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिख सकते हो ना? ट्राई करो तो एक बार। तुम्हारे पास मॉड्यूल भी होगा, देख सकते हो कि उसमें हमारे पास कौन किस में रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता है। तो एक बार खुद से लिखो तो। SO4 का लिखा हुआ तुम्हारे मॉड्यूल में, तब कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे, दिया हुआ है। चलो तो फिर हम ही बना रहे हैं। देखो यहां से पहला तो केमिकल स्पीसीज लिख सकते हो। केमिकल स्पीसीज बता स्नेहा कौन कौन सा है? H+, SO4 2- और कंसंट्रेटेड होगा तो सॉल्यूशन ही होगा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? वाटर। अब यहां से देखो हमारे पास एनोड पे रिएक्शंस देखने को मिलेगा और हमारे पास देखने को मिलेगा कैथोड पे। जब हम एनोड पे बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में कौन कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? एनायन एनोड पे अप्रोच करेगा, कैटायन हमारे पास कैथोड को। तो एक तो हमारे पास कम से कम पता है कि SO4 2- ये हमारे पास अप्रोच करेगा और ये जो बनाता है ये बनाएगा H2O8 पर 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बनाता है। या फिर इसको H2SO4 भी लिख सकते हो। और यहाँ पे इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये ऐसा भी लिख सकते हैं 2H+ और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी आ जाएगा H2SO4, फिर बैलेंस नहीं होगा, छोड़ दो इसको, सिर्फ यहाँ इतना ही लिखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारे पास SO4 2-। दूसरा वाटर, हमारे पास वाटर तो दोनों जगह जगाएगा, ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन दोनों। तो अगर ऑक्सीडेशन होता तो क्या बनाता था? हमारे पास H+ और हमारे पास हाफ O2+, 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ये हमारे पास कैथोड का ये काम हो गया, सर एनोड का काम हो गया। कैथोड पे क्या आ जाएगा हमारे पास? कैटायन। एक तो होगा H+, ये 2H+ कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएगा, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा? वाटर। वाटर हमारे पास क्या होगा? वाटर ऑक्सीडाइज अगर कैसे रिड्यूस हो रहा है ना, तो अगर हमारे पास फॉर्म करेगा
इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले देना पड़ेगा। ये हमारे पास 2OH माइनस प्लस हमारे पास H2 गैस। चलिए कैथोड में कोई दोनों में से एक भी रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस तो पक्का प्रोड्यूस होगा। चलो अब यहां से थोड़ा सा देखना हमारे पास क्या है। अगर हम एनोड की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। हमारे पास क्या है SO4 और SO4 2 माइनस और वाटर में अभी दिखवाए हैं बबल पोटेंशियल के नीचे किसका ज्यादा होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SO4 या वाटर का? वाटर का। तो वाटर हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडाइज, वाटर ऑक्सीडाइज होगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हमारे पास एक है H प्लस और दूसरा क्या है वाटर। किसका ज्यादा है? टेबल में नीचे कौन आ रहा है वो देखो, H प्लस और वाटर रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे लिखे थे ना। तो हमारे पास H प्लस और वाटर में कौन नीचे आएगा? जो नीचे आएगा वो हमारे पास आएगा H प्लस नीचे आएगा, इसका नेगेटिव में होता है और उसका पॉजिटिव जीरो होगा। तो हमारे पास उल्टा दिए सॉरी ये H प्लस आएगा। अब यहां से देखो प्रॉब्लम क्या है कि क्या हमारे पास है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब इसका अमाउंट क्या होगा हाई अमाउंट पे है। तो यहां पे कौन जीत रहा था H प्लस। तो अगर H प्लस जीत रहा है तो H प्लस का ही क्या होगा ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन। हमारे पास यहां पे क्या है कि वाटर अभी हम देखे थे काइनेटिकली बड़ा स्लो है मगर वो बबल पोटेंशियल का काम नहीं है। यहां पे अमाउंट ही बहुत ज्यादा है सल्फेट का तो इसका होना चाहिए था मगर पॉसिबल किसका होगा सल्फेट का। और इसका नाम है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। तो ये एक मेथड है जिससे हम लोग मार्शल एसिड क्या करते हैं फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो इसमें हमारे पास रिएक्शन से ये दोनों को लिख दोगे यही हो गया हमारे पास। तो दिस इज अ कॉमर्शियल मेथड, दिस इज अ कॉमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर मार्शल एसिड। मार्शल एसिड फॉर्मूला H2S2O8। हाई अमाउंट अगर इसको चाहोगे बैलेंस करना तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको कि ये 2 सल्फर हो गया 2 सल्फर 2 दूना 4 नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव हो गया बैलेंस दिख रहा। अब अगर इसका रिएक्शंस अगर लिखना चाहोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एनोड पे था तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 2SO4 2 माइनस हमारे पास प्लस 2H प्लस। तो अगर इसको लिख सकते हैं H2SO4 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है H2O8 2 माइनस प्लस हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बचा, इधर भी 2 नेगेटिव, रिएक्शंस बैलेंस है। अच्छा यहाँ से भी तो एक साथ लिख लेना, रुक जाओ, इसमें भी तो हमारे पास यही सेम कंडीशन होगा।
चलो हाँ, यहाँ पे इसमें भी देखना, हमारे पास इस केस में भी क्या होगा, डाइल्यूट जब लिखा हुआ है तो हमारे पास H2 से ऊपर यही होगा, बस जो हमारे पास अमाउंट हाई लिखे हैं वो अब हमारे पास अमाउंट लो होगा, या फिर हमारे पास उसका अमाउंट कम होगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, वाटर का ज़्यादा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, हमारे पास ये पॉसिबल होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, H प्लस का, तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास ये पॉसिबल होगा और ये पॉसिबल होगा। तो इस केस में अगर हमारे पास रिएक्शंस लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास H2O प्लस हमारे पास 2H प्लस, ये क्या फॉर्म करेगा, हमारे पास 2H प्लस, अच्छा 2H प्लस, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2H प्लस और हमारे पास, अच्छा एक मिनट, वाटर और हमारे पास 2H प्लस, यहाँ से हमारे पास 2H प्लस प्लस हमारे पास हाफ O2, यहाँ पे हमारे पास H2। गौर से देखो 2H प्लस भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, वाटर का जो रिडक्शन होगा ये वाटर का ही है, वाटर ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, लिख लीजिए। अरे हो गया, डाइल्यूट वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉर्मल होगा, कंसंट्रेटेड वाले में अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो हो रहा था। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। कि एक बार हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के लिए प्लेटिनम, और दूसरी बार हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो हमारे पास केमिकल स्पीसीज का क्या क्या है, केमिकल स्पीसीज बताओ कौन कौन सा है यहाँ पे। कॉपर Cu2 प्लस बोलोगे, कॉपर नहीं बोलोगे, SO2 4 माइनस, और कुछ एक्वस लिखा हुआ रे। तो यहाँ पे भी हमारे पास कैथोड और एनोड रिएक्शंस होगा। अगर हम बात करेंगे कैथोड पे तो कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन हमारे पास किसका किसका होगा, एक Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और Cu सॉलिड बनेगा। दूसरा है वाटर, वाटर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके बनाएगा 2OH माइनस प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा।
एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका किसका मिलेगा, SO4 2-, ये 2 हमारे पास चेंज होगा S2O8 पर 2- प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा क्या है हमारे पास, वाटर। वाटर अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो ये हमारे पास बनाएगा 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब हमारे पास यहाँ से फिर से वही बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास क्या है, कॉपर 2+ और वाटर किसका ज़्यादा होता है। टेबल में जितना सबसे नीचे कौन आ रहा है, कॉपर 2+ या वाटर, कॉपर आया, मिला। दूसरा देखना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे SO4 2- और वाटर में, इनमें इससे ज्यादा किसका होगा, सल्फेट और वाटर का ज्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस कॉपर का पॉसिबल होगा, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन जो पॉसिबल होगा वो वाटर का पॉसिबल होगा। तो अगर हम यहाँ से रिएक्शंस अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, Cu2+ प्लस हमारे पास H2O, ये बनाएगा हमारे पास Cu सॉलिड प्लस 2H प्लस हाफ O2। क्या बात समझ में आया। मगर जब हमारे पास यूज करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, जब हम यूज करेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड तो रिएक्शन तो लगभग सेम, रिएक्शन तो एग्जैक्टली सेम ही होगा। इसमें हमारे पास अगर बात करें केमिकल स्पीसीज की, केमिकल स्पीसीज की, तो अगर इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ हमारे पास SO4 2- और सेम नहीं होगा। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, यहाँ पे प्लेटिनम। याद करो जब इलेक्ट्रोलिसिस आपको जब बता रहा था तो दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स, दो टाइप का इलेक्ट्रोड बताया था, एक इनर्ट और दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो जब प्लेटिनम यूज करेंगे तो प्लेटिनम कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और जब हमारे पास कॉपर यूज करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो कॉपर वाला हमारे पास एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो यहां से देखो हमारे पास कैथोड पे क्या है, कॉपर रिड्यूस होगा। यहां पे हमारे पास क्या है, इस केस में Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके कॉपर सॉलिड बन सकता है यहां पे। अब यहां से देखना हमारे पास, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं, दोनों में सेम रिएक्शंस। हमारे पास जब कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कॉपर सॉलिड क्या हो जाएगा हमारे पास, Cu2+ और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज करेगा। अब यहां से समझना कि जब हमारे पास सेम जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए हैं अगर उसी का इलेक्ट्रोड लेंगे तो इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा, और उससे जो आयंस क्रिएट हुआ उसी का सिर्फ रिडक्शन होगा, बाकी का कोई रोल नहीं है। मतलब हमारे पास इसका कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, कॉपर का। कि अगर हमारे, फिर से सुनना, अगर हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो मतलब हमारे पास कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ही रिड्यूस होगा। मतलब जो ऑक्सीडाइज होगा कॉपर सॉलिड होगा, कॉपर होगा, जो रिड्यूस होगा कॉपर 2+ होगा। अगर हमने ले लिया कि मान के चलो कि सिल्वर ले लिए, सिल्वर ले लिए या गोल्ड ले लिए, अब उसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया और उसी का इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर ही रिड्यूस होगा। उस पे हमारे पास दूसरे जो करस्पॉन्डिंग आयंस है उसका कोई लेना देना नहीं है। और इसी मेथड का यूज करके हम लोग दो चीज करेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा होता है प्योरिफिकेशन। जैसे सुने हो गोल्ड हमारे पास प्योर 24 कैरेट का कोई काम का नहीं होता, उस पर नक्काशी नहीं किया जा सकता, वो बहुत सॉफ्ट होता है, इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसमें क्या डाला जाएगा, इम्प्योरिटी। अगर हमें प्योर गोल्ड मालूम है, प्योर गोल्ड अगर निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से एनोड पे हमारे पास क्या है, सॉलिड, यही तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर ये इम्प्योर लेंगे तो सिर्फ कौन होगा ऑक्सीडाइज, कॉपर, बाकी इम्प्योरिटी वहीं रह जाएगा।
तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस कौन होगा, Cu2 प्लस से Cu। तो एनोड पे इम्प्योर गोल्ड रखेंगे। अगर कॉपर भी रख रहे हैं, अगर कॉपर का मान रहे हैं तो इम्प्योर कॉपर कहां पे रखेंगे, एनोड पे। प्योर कहां मिलेगा हमको, कैथोड पे। अगर गोल्ड गोल्ड अगर हमने लिया प्योर, तो प्योर कहां पे मिलेगा, कैथोड पे। और इम्प्योर कहां पे पुट करेंगे, एनोड पे। तो इम्प्योर सैंपल हमारे पास एनोड पे होगा और प्योर कहां पे मिलेगा, कैथोड पे। तो जो हम लोग इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं उसी के ऊपर क्या चिपक जाएगा। दूसरा समझना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि मेटल के ऊपर मेटल का लेयर चढ़ाना, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोलिसिस से जब हम मेटल के ऊपर मेटल का लेयर चढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ नहीं है, जैसे पेंटिंग कैसे करते हैं, पेंटिंग करते बोल रहे हैं, मतलब पोचाड़ा उचाड़ा लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं ना, सेम उसी जैसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेटल्स का लेयर चढ़ा रहे हैं। साइकिल में घंटी देखे हो, घंटी के ऊपर कभी देखे हो कि पतला सा लेयर कभी कभी चढ़ने लगता है, वो कुछ नहीं होता, मेटल जैसा दिखता है। वो क्या है, जिंक है। जिंक वो हमारे पास घंटी लोहे का होता है, लोहे के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, जिंक का लेयर। और जिंक का लेयर लगाते हैं ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके रस्टिंग से। तो अगर हमारे पास किसका लेयर चढ़ाना है, जिंक का, तो जिंक को कहां रखना पड़ेगा, एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा और अगर आयरन का हम बना लेंगे कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो वो हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बात समझ में आया। फिर से ये वाला यहां पे हमारे पास क्या है कि यहां पे केमिकल स्पीसीज क्लियर। यहां पे हमारे पास जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, किसका ज्यादा, कॉपर 2 प्लस का, 2 प्लस का ज्यादा रिड्यूस हो गया। यहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, वाटर का, तो वाटर सिंपली है ऑक्सीडाइज। क्या प्लेटिनम यूज नहीं करेंगे तो प्लेटिनम इनर्ट है, तो उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो सिर्फ क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है। बात समझ में आया। और यहां पर जब हम ले लिए कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, वो सेल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। याद करो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, उसमें 2 टाइप का था, एक इनर्ट और एक एक्टिव। इनर्ट का मतलब है कि वो सेल रिएक्शंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, और एक्टिव का मतलब है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। तो कॉपर जब लिए पार्टिसिपेट करेगा, मगर प्लेटिनम का कोई रोल, तो प्लेटिनम यहां पार्टिसिपेट नहीं किया, कॉपर जैसे लिए यहां कॉपर एनोड में पार्टिसिपेट कर दिया। क्लियर। तो यहां से हमारे पास when same electrode and electrolytic solution are taken, then oxidation and reduction of metal and metal ion take place। तो अगर इस रिएक्शंस में देखोगे, इस रिएक्शंस में Cu2 प्लस ये क्या कर रहा है, हमारे पास Cu2 प्लस, यहां पे भी देखो Cu2 प्लस कैंसिल होगा, कॉपर से कॉपर ही चेंज हो रहा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास कॉपर से कॉपर में ही चेंज होगा, कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड में। बस इसीलिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि पहले से भी कॉपर सॉलिड था, उसके ऊपर चिपकेगा भी तभी कॉपर सॉलिड। और अगर हमारे पास इम्प्योर है तो प्योर भी बनेगा, क्या होगा, तो हमारे पास ये चीज लिखे हुए, जो भी मेटल होगा मेटल्स में ही चेंज होगा। अब इसको लिखने के बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और हमारे पास प्योरिफिकेशन। अच्छा इसी में लिख लेते ना, इतना जो ये साइड में कहीं लिख लेना ऊपर। दिस मेथड, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिस काइंड ऑफ electrolysis is used in first electroplating और दूसरा प्यूरिफिकेशन।
इसको घर में लिखते रहना, छोटा सा एक चॉप ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ये ख़त्म कर देते हैं ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ सकें। चलो इसको वापस आते हैं, यहाँ पे देखना हमारे पास इस टाइप का जब सेम ही इलेक्ट्रोलाइट्स, जब सेम ही मेटल आयंस का और मेटल्स भी मेटल इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे तो हमारे पास मेटल ही ऑक्सीडाइज होगा और मेटल ही रिड्यूस होगा। तो उस केस में हमारे पास इस टाइप के दो जगह यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और हमारे पास प्यूरिफिकेशन में। तो सबसे पहला हमारे पास क्या लिखे थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें बस याद रखना, क्या याद रखना आपको वो थोड़ा सा समझें, किसके ऊपर हमें लेयर चढ़ाना है और किसका लेयर चढ़ाना है। तो ये आपसे पूछा जाएगा एनोड पे कौन होगा और हमारे पास कैथोड पे कौन होगा। तो एनोड पे हमारे पास कौन होगा, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो वो तो खत्म होते जाएगा। तो खत्म होते जाएगा तो हमारे पास जिसका लेयर चढ़ाना है, जैसे अगर जिंक का लेयर चढ़ाना था तो जिंक को कहाँ रखना पड़ेगा, एनोड पे। तो जिसका जिसका हमें ऊपर से लेयर चढ़ाना है उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, एनोड पे। तो इसमें सीधा सिंपली आ रहे हैं, जिसका लेयर चढ़ाना हो। दूसरा कैथोड पे होगा, जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना हो। जैसे यहां से थोड़ा सा समझना, अगर हमारे पास क्या था कि आयरन के ऊपर, ये हमारे पास है आयरन, और आयरन के ऊपर हम लेयर जो चढ़ाना चाह रहे हैं वो हम चढ़ाना चाह रहे हैं जिंक का। ये हमारे पास क्या है, जिंक का। तो आयरन हमारे पास कहां पे होगा, कैथोड। जिसके ऊपर ले चढ़ाना है तो किसके ऊपर चढ़ाना है, आयरन। आयरन कहां पे होगा, कैथोड पे। जिसका हमें लेयर चढ़ाना होगा, मतलब जिंक का लेयर चढ़ाना है, तो जिंक हमारे पास क्या होगा, लिबरेट होके वो डिपॉजिट हुआ होगा। तो डिपॉजिट किसके ऊपर हो रहा है, हमारे पास इसके ऊपर, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो जिंक हमारे पास कहां पे होगा, एनोड पे। फिर से बताना, इसी जैसा हमारे पास है, अगर आयरन है, आयरन के ऊपर हम लोग क्या चढ़ा रहे हैं, अगर हमारे पास चढ़ा रहे हैं टीन, एसन, टीन चढ़ा रहे हैं, तो एसन हमारे पास कहां पे होगा, एनोड पे। और हमारे पास आयरन कहां पे होगा, कैथोड पे। तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में समझ में आ गया कि किसको कहां रखेंगे, जिसके ऊपर अगर हमें लेयर चढ़ाना है उसको हम रखेंगे कैथोड पे, जिसका लेयर चढ़ाना है उसको रखेंगे एनोड पर। अब दूसरा हमारे पास जो है वो है प्यूरिफिकेशन। अगर हमारे पास प्यूरिफिकेशन करना है तो प्यूरिफिकेशन करना है तो हमें प्योर कहां पे मिलेगा, कैथोड पे। तो इम्प्योर कहां रखना पड़ेगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड ऑक्सीडाइज होगा तो खत्म हो जाएगा। तो मिलेगा कहां पे, हमें कैथोड पे। तो बस ये याद रखना कि हमारे पास अगर हम एनोड पे क्या रखेंगे, इम्प्योर को, और हमारे पास कैथोड पे क्या रखेंगे, कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, प्योर। तो कुछ भी कंपाउंड होगा, क्योंकि ये लिबरेट करेगा और वो क्या हो जाएगा, कैथोड के ऊपर चिपक जाएगा। अब यहां से देखो, अगर हमारे पास गोल्ड है, ये हमारे पास इम्प्योर है, तो इम्प्योर कहां पे होगा हमारे पास, एनोड पे। और हमारे पास गोल्ड प्योर कहां पे मिलेगा, कैथोड पे। क्या बात समझ में आ गया। अब यहां से देखो, जब जिंक के ऊपर लगाते हैं तो इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुछ नाम, कोई मतलब नहीं। हमारे पास अगर आयरन का अगर हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है तो जिंक का लेयर लगाना है या टीन का लेयर है। बस यहां पे हम ये बता देते हैं, रिएक्टिविटी जो होगा यहां पे जिंक का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयरन, और इस केस में हमारे पास आयरन का ज्यादा रिएक्टिविटी होगा एज कंपेयर टू टीन। तो किसका लेयर बचाना बेहतर होगा ये पता करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे ये चीज, याद रहेगा कि अगर आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाएंगे वो बेहतर होगा या आयरन के ऊपर टीन का लेयर चढ़ाएंगे, मतलब मोर रिएक्टिव का लेयर चढ़ाएंगे या लेस रिएक्टिव का, कौन सा बेहतर होगा।
इसके कौन सही है? आयरन की रिएक्टिविटी कम होना चाहिए। चलो अगर ये पता है तो बहुत अच्छा, तो इसको करने की जरूरत नहीं। देखो क्या रीजन क्या है कि हमारे पास इसका कोटिंग करेंगे तो दोनों से प्रिवेंट कर सकते हैं, मगर हमारे पास बेहतर तरीका क्या होता है कि मोर रिएक्टिव का लेयर चढ़ाना। तो जिंक का लेयर चढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। रीजन इसका क्या है कि स्क्रैच तो बहुत कॉमनली है, स्क्रैच तो कहीं भी आ सकता है। अगर स्क्रैच आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इसमें अगर स्क्रैच आया, इसमें स्क्रैच आया, स्क्रैच आया तो हमारे पास आयरन और जिंक दोनों ओपन हो गया, यहाँ पे स्क्रैच आया तो आयरन और टिन दोनों हो गया। तो अब यहाँ से दोनों में से रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा? जिंक का। तो अगर कोई रिएक्ट करने आएगा तब भी जिंक से करेगा, आयरन का कुछ बाल बाका भी नहीं होगा। मगर यहाँ पे स्क्रैच आया तो आयरन और टिन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन और जिंक। हमारे पास टीन में रिएक्टिव कौन है? आयरन। तो अगर स्क्रैच आ गया तो आयरन को जिसको प्रिवेंट करना तो वही रिएक्ट करने लगेगा। तो हमारे पास अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें मोर रिएक्टिव मेटल का लेयर चढ़ाना चाहिए। क्लियर? टू प्रोटेक्ट मेटल वी ऑलवेज electroplate more reactive metal layer, to electroplate more reactive metal layer, कि more reactive metals का हम लोग लेयर चढ़ाएंगे। क्लियर? थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे।